कि दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी जब तक नियत कार्य करके ग्रुप में नहीं रखेंगे ना, तब तक आपको जो अनुभव जीवन का होना चाहिए ना, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं सारी बातें करूंगा या आप सारी बातें करेंगे और सब में बदलाव आएगा। हमारे करने से ही बदलाव आने वाला है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में रखनी है, ध्यान में रखनी है कि हमें नियत कार्य नियमित रूप से अपडेट करना है। मैं देख पा रहा हूँ कुछ एक मित्र है जो नियत कार्य कर रहे हैं, बाकी सबका इनपुट नहीं आता है। और मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपका शेड्यूल रहता है, पूरा दिन काम में निकलता है, बट आपको अपने नियत कार्य के लिए कुछ ही समय निकालना है पूरे वीक में। तो ये एक थोड़ा आपको पूरे दिन में, तो थोड़ा ये ध्यान रखें कि वो किस तरह से करे और ग्रुप में सबमिट करे। होता ये है, अभी तक का हमारा जो अनुभव रहा है वो ऐसा होता है कि ग्रुप में जो लोग अच्छा कार्य करते हैं, जैसे इस बार संकल्प जी ने रखा है, सर संगीता जी ने, एक ही मिनट शिवानी जी, संगीता जी ने रखा है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आपके कार्य से दूसरे लोगों को भी बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो ये मौका हमें गंवाना नहीं है, और आप जितना अधिक से अधिक लाभ यहाँ से लेके जाना चाहते हैं अपने लिए, वो लेके जाएं। हाँ शिवानी जी बताइए। सर आपकी वीडियो नहीं दिख रही है। मेरी वीडियो नहीं दिख रही है? मेरी वीडियो सबको दिख रही है? आप अपनी स्क्रीन को स्लाइड कीजिएगा। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन को स्लाइड करेंगे तो जितने भी प्रशिक्षणार्थी जुड़े हैं सबकी फोटो आपके लिए सीन होगी। तो आप स्लाइड कीजिए मोबाइल स्लाइड को। कीजिए आप अपनी स्क्रीन को। हाँ सर आगे आ गया है? तो वो स्लाइड करके ही आपको जो सर। भी स्क्रीनशॉट शेयर करना है तो स्लाइड करके ही आप स्क्रीनशॉट शेयर करें, तो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। जी सर। और मैं प्रशिक्षक जवाहर सर से अनुरोध करूंगा कि क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। इससे पूर्व मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी अपने वीडियो को ऑफ करके रखा है तो प्लीज अपने वीडियो को ऑन कर लें, क्योंकि आपसे बेहतर संवाद के लिए आपका वीडियो ऑन होना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि एक हमारी परंपरा है कि जो भी फर्स्ट और सेकंड ज्वाइन करता है उसके लिए मंगलाचरण और महावीर वंदना करने का अवसर मिलता है। तो हमारे बीच दो मानसी जैन हैं, एक मानसी जैन साहगढ़ हैं और एक मानसी जैन के नाम से है। तो मानसी जैन आप मंगलाष्टक करेंगी, आज का जो मंगलाचरण है उसका वाचन करेंगी। नीरज जी और मुझे मानसी होस्ट बना जैन दीजिए। जी, और मानसी जैन साहगढ़ हैं, वो आज की महावीर वंदना का वाचन करेंगे। मुझे हाँ, मुझे होस्ट बना दीजिए नीरज जी। जी सर, डन। जी मानसी जी आप जी सर। श्रीमन्नुता सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रधोत रत्ना प्रभा भासत्पाद नखेन्दुवा प्रवचनान् गायना ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्य नस्त पाठ का साधवा स्तुत्या योगी जनस्य पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम्। बोले महावीर भगवान की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। धन्यवाद मानसी। सभी शिक्षक मित्रों को अपने अपने पवित्र आसन का नाम ग्रुप में लिखना है। जिस आसन पे बैठ के आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उस आसन का नाम आपने क्या रखा है, वो नाम आपको ग्रुप में शेयर करना है। चैट बॉक्स में जल्दी से शेयर कर ले। सर एक बार आप स्क्रीन स्टॉप करके फिर से कर दीजिएगा, किसी ने ड्राइंग कर दी। हाँ श्योर।
ठीक है। जी। हाँ, चलिए सब लोग लिख रहे हैं, बढ़िया है। ज्ञान आसन, विद्यासन, बहुत बढ़िया प्रीति जी। हाँ, ओके संकल्प जी, निश्चय आसन, बहुत अच्छा शशांक जी, बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज का देखो, जो शिक्षक मित्र समय से जुड़ गए हैं उनको, उनके लिए अभिनंदन, बहुत बढ़िया। सबसे खास बात यह है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आप लोग अगर सेशन अटेंड नहीं करने वाले हैं तो आप करीब 4 घंटे पहले ग्रुप में मैसेज रख दीजिए कि आज हम सेशन अटेंड नहीं करेंगे। कई लोगों को आदत होती है कि समय 7:30 से पहले 7:25 को 7:29 को मैसेज लिखेंगे कि हम आज अटेंड नहीं करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। एक शिक्षक के रूप में मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरे साथ जुड़े हुए शिक्षक मित्र इस तरह से लिख रहे हैं। दूसरी एक बात कि अपना डेटा बचा के रखना है। मंगलवार शाम तक आपका डेटा बचा रहना चाहिए, हर मंगलवार शाम तक। आपको डेटा जो उपयोग करना है वो इसीलिए करना है क्या, ताकि आप ये सेशन अटेंड कर पाए। तो ये एक दो चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है और समय से जुड़े ताकि बाकी लोगों का समय भी हम बचा पाए। क्या मैं ये अपेक्षा आप लोगों से रख सकता हूँ? यस और नो? धन्यवाद संकल्प जी, सुचि जी, शिवानी जी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, सजल जी धन्यवाद। चलिए, तो स्क्रीन आप लोगों को देख रही है, तो स्क्रीन की हम शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। आज के सत्र की शुरुआत यानी आज का जो सत्र है वो विशेष है। हमें 3 सफलता के जो सूत्र है उसके ऊपर बात करनी है। और 3 सफलता के सूत्र क्या है? अनुशासन, प्रतिबद्धता और समयबद्धता। अगर ये 3 सूत्र, मतलब अगर जीवन में कामयाब होना है, कोई भी लक्ष्य को अचीव करना है, तो हमें इन 3 बातों को अपने जीवन में समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा और उसका पालन करना पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं और इसका महत्व क्या है, उसके ऊपर हम थोड़ी बात आज आप लोगों से शेयर करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आसन का नाम आप सभी ने बता दिया है, कहानी हम सेशन के दौरान कहेंगे। तो अनुशासन क्या है और क्यों जरूरी है? तो आपके हिसाब से अनुशासन क्या है शिक्षक मित्रों? जल्दी से, अगले 10 सेकंड में आपको शेयर करना है। अनुशासन मतलब क्या? समय अनुसार खुद को ढालना। ओके, बहुत अच्छा। शशांक जी, फिर? सभ्य बनना। ओके ओके, बहुत अच्छा। शिवानी जी, नियम का पालन करना, बढ़िया। बढ़िया। तो आप तीनों सही है और अपने अपने हिसाब से हम बात कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अनुशासन यानी व्यवस्था में भागीदारी। तो हमारे आसपास जितनी भी व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्था को बनाए रखना है तो अनुशासन में रहना जरूरी है। जैसे कि मैंने जो 2 वीडियो भेजा था, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। वो बच्चा जो है, जो बॉर्नविटा पीता है, अगर वो अनुशासन में नहीं रहेगा तो अपना लक्ष्य पार नहीं कर पाएगा, है ना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो खुद की बनाई हुई व्यवस्था है, जो खुद का समय पालन है, उसको करना जरूरी है। आप देख पाते हैं कि अगर कहाँ कहाँ हमने अनुशासन देखा है, तो ट्रैफिक व्यवस्था, वो वीडियो भेजा था उसमें देखा होगा कि ट्रैफिक व्यवस्था में को बनाए रखने के लिए पालन करना जरूरी है। अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था में अपने अपने व्हीकल जैसे तैसे घुमाएंगे तो व्यवस्था बनी नहीं रहेगी और एक्सीडेंट होने लगेंगे। तो अनुशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये, यानी सबसे बड़ी समझ ये है कि जो भी व्यवस्था है वो व्यवस्था में हम भागीदार रहे। अब जैसे कि हम पब्लिक टॉयलेट को उपयोग करते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट का उपयोग करते हुए उसमें जो भी साफ सफाई रखनी है
वो हमें सीखना है। मतलब अगर वो हम नहीं करते हैं तो बाकी लोग भी इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो उसकी सफाई की जिम्मेदारी हमें लेनी है, तभी व्यवस्था में भागीदारी हो पाती है और अनुशासन हो पाता है। अब जैसे कि कोविड से बचने की बात थी, तो हम देख पाते थे कि कोविड के समय बचने के लिए किस तरह से सारी व्यवस्था, हम सबने व्यवस्था जो नियम थे उसका पालन किया, व्यवस्था में भागीदारी की, तो हम बच गए। और जो लोग ने व्यवस्था में भागीदारी नहीं की थी, तो हम देख सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। कई लोगों को दुनिया छोड़नी पड़ी, कई लोगों को बीमार होना पड़ा, कई लोगों को बहुत पैसे खर्च करने पड़े। तो अनुशासन मतलब व्यवस्था में भागीदारी। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्कूल के सारे कार्य व्यवस्था में भागीदारी है। आप एक शिक्षक है और शिक्षक के रूप में आप जो भी कार्य करते हैं, तो पूरे स्कूल का जो मैनेजमेंट है उस व्यवस्था में हम अपना सपोर्ट करते हैं। इस तरह से स्कूल चलता है। तो ये हमें अच्छे से समझना है कि अनुशासन का मतलब होता है कि व्यवस्था में भागीदारी, और जब हम व्यवस्था में भागीदार होते हैं तब हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए सारी संभावनाएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मतलब जो अनुशासनहीन होते हैं ना, तो उनके लक्ष्य भी नहीं होते हैं और वो इधर-उधर घूमते रहते हैं। बट जो व्यवस्था में भागीदार होते हैं, तो उनको पता रहता है कि ये व्यवस्था से मैं अपने लक्ष्य को किस तरह से हासिल कर पाता हूँ। तो इसीलिए गोल को अचीव करने के लिए अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है और व्यवस्था में भागीदारी निभाना बहुत ज़रूरी है। जब अव्यवस्था होती है तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा काम बिगड़ता है, हमारी पूरे मन की अवस्था बिगड़ती है, फिर काम डिले हो जाता है, बहुत समय लगता है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो भी व्यवस्था हमारे आस-पास है, परिवार की जो व्यवस्था है, घर की जो व्यवस्था है, गाँव की जो व्यवस्था है, उसमें हम भागीदार बने। हो सकता है कि आप रास्ते से जाते हो, नीचे केले का छिलका आपको गिरा हुआ मिले, तो आपने देखा, आपने हटाया नहीं और आप निकल गए। अब थोड़ी देर बाद आपके ही घर के बुजुर्ग उस रास्ते से निकले और उनका ध्यान नहीं रहा और केले के छिलके पर पैर पड़ गया, वो गिर गए और उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो हमने देखा कि भाई हमें देखा था, हमने नहीं ध्यान दिया, हमने केले का छिलका नहीं फेंका, हम व्यवस्था में भागीदार नहीं बने, तो हमारे कारण कोई दूसरा भुगत रहा है। तो ये हमें बहुत छोटी-छोटी बातें होती है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं कि पूरी जो भी हमारे आस-पास की व्यवस्था है वो अनुशासन में है कि नहीं है। हम देखते हैं कि जब हम कोई क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं और कोई बीच में घुसने की कोशिश करता है, तो हम उसको डाँटते हैं, बोलते हैं नहीं हम कब से खड़े हैं, तुम पीछे आ जाओ। है ना? तो हम वहाँ ऐसा मानते हैं कि यहाँ अनुशासन होना चाहिए, तभी सबको समय से नंबर आएगा। तो इसी तरह जीवन में हर काम में देखना है कि अगर हम अनुशासन में है तो व्यवस्था में भागीदार है कि नहीं है। अगर व्यवस्था में भागीदार नहीं है तो अव्यवस्था होने वाली है। ये हमें समझना है। क्लियर हो रहा है सबको? यस और नो? चलिए बढ़िया। तो हम देख सकते हैं अपने आसपास के हम कौन सी व्यवस्था में भागीदार है ना? किस-किस व्यवस्था में हम चलते हैं। अब देखो समाज में पुलिस नहीं रहेगी तो गुंडा राज आ जाएगा, तो पुलिस भी समाज व्यवस्था का एक भाग है। तो पुलिस को सपोर्ट करना वो भी एक व्यवस्था है, बट हम अपनी समझ से करते हैं। तो इसी तरह से हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हर एक नियम जो बनाया है वो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि स्वयं अनुशासित कैसे बने, तो एक होता है मन का अनुशासन, फिर और एक होता है शारीरिक अनुशासन। तो अनुशासन किस लिए ज़रूरी है? तो बाहर की व्यवस्था में भागीदारी के रूप में तो हमें अनुशासित रहना ही है, बट शारीरिक और मन का अनुशासन भी रहना बहुत ज़रूरी है। उसमें कौन-कौन सी बातें आती है? तो एक आता है रोज़ाना व्यायाम करें। हम में से कितने शिक्षक मित्र ऐसे हैं जो रोज़ाना व्यायाम करते हैं? ज़रा जल्दी से बताएँ। रोज़ अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, व्यायाम करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, उसमें शरीर में से पसीना निकलता है, वो अ, ओके, शशांक जी ने लिखा है और संकल्प जी ने लिखा है कि वो दोनों करते हैं। बाकी सारे लोग, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो घर की महिला होती है वो घर में बहुत सारे काम करती है, वो भी एक व्यायाम का पार्ट है। बट जब आप पूरा फोकस करके अपना सुबह का समय अपने व्यायाम के लिए देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर को ज्यादा फुर्ती मिलती है और आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। और इससे क्या होता है, आपकी एक अनुशासन बन जाता है समय के लिए। अब मान लीजिए कि आप अपने वहाँ बहुत सारे बुजुर्गों को देखते होंगे जो 90 साल के हैं, 95 साल के, 80 साल के हैं।
तो हम जब उनको देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो आज भी कितने मजबूत है, कितने अच्छे से अपने काम कर पाते हैं। तो उसका कारण ये है कि उन्होंने अपने पहले के समय में जब आप जैसे वो थे, तब उन्होंने बहुत शारीरिक श्रम भी किया है, अपने शरीर को कामों में लगाया है और इस तरह से पसीना बहाया है कि जिसके कारण उसका फायदा आज लंबी उम्र में भी वो भुगत रहे हैं, तो उनको फायदा मिल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज हम जो व्यायाम करते हैं वो हमारा आज का इन्वेस्टमेंट है जो भविष्य में हमें बहुत काम आएगा। तो सबको व्यायाम करना जरूरी है और सबको सुबह व्यायाम करते हुए कोई भी, चाहे वो योगासन हो जाए, चाहे वो घूमना हो जाए, चाहे वो जिम हो जाए, है ना, चाहे वो आप दौड़ दौड़ लगा लीजिए, कोई भी किसी भी तरह का व्यायाम, बट व्यायाम करना जरूरी है। तो अपने शारीरिक अनुशासन के लिए, शरीर को फिट रखने के लिए वीक में कम से कम 4 दिन व्यायाम करना है, कम से कम। रोज करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मुझे ये बताइए कि हम में से कितने लोग तैयार है अपने आप को शारीरिक श्रम, शारीरिक अनुशासन के लिए जुटाने के लिए, और कितने लोग अब बोल रहे हैं कि भाई हम कल से अपना व्यायाम करने की तैयारी करेंगे और व्यायाम करेंगे। चलिए, व्यायाम में ध्यान क्या रखना है, अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करना है और शरीर का प्रत्येक अंग व्यायाम का हिस्सा हो वो भी हमें ध्यान में रखना है। हेलो, चलिए, सत्या जी ने बताया है। ओके, कौन बात हेलो कर रहा है? हाँ निकिता जी। सर, मेरा नेट, अंजना जैन बोल रहे हैं सर, मेरा नेट नहीं चल रहा है। नेट नहीं, मतलब वीडियो भले मत ऑन करो, आप ऑडियो ऑन, वीडियो म्यूट रखो और सुनते रहो, ठीक है अन्ना जी? आवाज तो हाँ आप प्रॉपर आ रही है ना? सर, वो आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। अच्छा अच्छा, आप जुड़े रहिएगा, आ जाएगी। ठीक है सजल जी, सबको करना है और सब कल जैसे ही शुरू करते हैं आपको ग्रुप में अपना व्यायाम करते हुए फोटो रखना है। अगर घूमने जाते हैं तो घूमने का फोटो रखना है, और कोई योगासन करते हैं तो योग का फोटो रखना है, और ग्रुप में आपको रखना है, या उसका छोटा सा वीडियो बना ले और वो रख ले, ठीक है? इससे सबको मोटिवेशन मिलेगा और आप कर रहे हैं वो भी सबको दिखाई देगा। सही कह रहा हूँ? और मैं भी कल जाऊंगा तो मैं अपना गार्डन का जो भी हम कसरत करते हैं, खेलते हैं, तो वो वीडियो भी रखूंगा, ठीक है? क्लियर है? ओके, चलिए अभी हम आगे बढ़े। तो शारीरिक अनुशासन की हमने बात कर ली, अब आता है मन के अनुशासन पर। तो मन जो है ना वो सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जैसे जैसे डेटा हम डालेंगे ना वैसे वैसे मन काम करेगा। तो मन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार हो गया है और जिस तरह से हम बहुत सारा एक्सपोजर मिल गया है, तो एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि हमें मन में अश्लील विचार नहीं लाने हैं। और उसके लिए करना क्या है, तो मन को स्वस्थ विचारों में हमेशा व्यस्त रखें। तो क्या कर सकते हैं, सुबह घूमने गए तो कान में आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं, मोटिवेशनल जो भी बातें हैं अच्छी जीवन की वो यूट्यूब में चलाते हुए कान में सुन सकते हैं। इससे आपका मन में स्वस्थ विचार रहेंगे। अच्छे पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं, और कई सारे लोग पढ़ते भी होंगे ऐसा मेरा मानना है। तो आपको आप जो भी अच्छे पुस्तक पढ़ते हैं उसकी एक लिस्ट बनानी है और वो ग्रुप में आपको शेयर भी करनी है। तो इससे फायदा ये होगा कि बाकी सारे मित्रों को भी लाभ मिलेगा उसका। फिर अच्छा संगीत सुनना है, जो संगीत हमें इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, उस तरह का संगीत सुनना है, ताकि मन उसमें जुड़ा रहे और हम काम भी अपना अच्छे से कर सकते हैं। वो हो सकता है कि हमारा धार्मिक गीत हो, भक्ति गीत हो, हमारे मूवीज के इंस्पिरेशनल सॉन्ग हो, देशभक्ति के कोई सॉन्ग हो, जैसे भी जो आपकी रुचि है उसके हिसाब से आपको अच्छा संगीत सुनना है। सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनना है, मतलब कि सिर्फ वाद्य का संगीत सुनना है, तो वो भी आप सुन सकते हैं, बट करना जरूरी है। इससे आपको मन को अनुशासित करने में आपको सहायता मिलेगी। फिर है प्राकृतिक दृश्य देखे। आप जैसे गांव में रहते हैं तो कितनी अच्छी बात है कि आपको आसपास खुला माहौल मिलता है, अच्छी हवा मिलती है। शहर में ऐसा नहीं रहता है, तो वो प्राकृतिक दृश्य आसपास जो दिख रहे हैं उसको मानना है, नदी के किनारे जाके बैठना है। अगर कहीं पे टेकरी है, हिल है, तो हिल पे जाके भी आप जा सकते हैं। वीक में 1-2 बार इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कहीं छोटा सा झील है तो वहां पे भी आप जा सकते हैं। बस अपने आप को, ये अपने आप के अनुशासन के लिए मन को तैयार करने के लिए इस तरह के रास्ते हमें ढूंढने हैं खुद के लिए।
प्रेरक लोगों से मिलते रहे, जिनसे प्रेरणा मिलती है। हमारे गांव में हो सकते हैं, हमारे स्कूल में हो सकते हैं, हमारे पड़ोस में हो सकते हैं और कहीं बाहर भी हो सकते हैं। तो उनसे आप यूट्यूब के ऊपर या देख सकते हैं, वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बात करते रहे जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा आपकी बढ़ती है। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्या नहीं करना है, अपने शिक्षकों के विषय में गपशप ना करें, है ना। बहुत ज्यादातर होता क्या है, कई बार के समय मिलता है तो लोगों की गपशप शुरू कर देते हैं, लोगों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। और ये क्या है, ये वायरस है। तो इसमें होता क्या है कि वायरस एक बार शरीर में आता है ना, तो फिर वो शरीर को नुकसान करता है। इसी तरह से ये जो गपशप करना है, चापलूसी करना है, निंदा करना है, ये सब वायरस है। तो मन को वो क्या करता है, विचलित कर देता है, मन को ठीक नहीं करता है। तो निंदा नहीं करें, अपने वादे निभाए, चाहे जितने भी छोटे हो। क्लास में बच्चों को अगर कुछ आपने कोई वादा किया है कि कल मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ नई बात करूंगा, तो आपको फिर वो बताना है करके। बच्चों को अगर आप कोई वादा करता है छोटा सा, तो उसके उसके वादे भी पूरे हो। किसी से भी, आपके मित्र से अगर कोई छोटा वादा हो या कोई भी वादा हो, तो आप पूरा करें। और जब आप वादा पूरा करते हैं ना, तो आप अपनी इमेज को बना रहे हैं, आप अच्छे से उनका दिल जीत पा रहे हैं और आप अपने में अपना स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। तो ये चीजें हमें करनी है। क्लियर हो रहा है सबको, यस और नो? ये पूरी पीपीटी मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा और इसी के ऊपर से हमारा अगले सप्ताह का नियत कार्य भी होगा। कोई सवाल है आपको मेरे शिक्षक मित्रों? मेरी आवाज किसको नहीं आ रही है? निकिता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? सबको आ रही है आवाज? आवाज बराबर आ रही है। ओके, ठीक हो है। सकता है टेक्निकल इशू हो निकिता जी के साथ। हाँ, ठीक है। तो बाकी सब लोग, हाँ, यस सुनीता जी, बढ़िया। तो ये करने से क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा मन है। मन अगर अनुशासित रहता है तो फिर हम सारे कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं और हमारे लक्ष्य को पार कर पाते हैं, क्योंकि मन के सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ तय होता है। अगर मन से हम नहीं जुड़ते हैं कार्य के साथ, या फिर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें वो पूरे दिल से करें, मन से करें और तय करके करें। मन के अनुशासन को बनाए रखें, है ना। अपने आप को जो प्रोत्साहित करता है वो सारी बातें करें, है ना। और जो हमें नुकसान करता है उससे हम दूर रहें। कल तो 2 बातें हुई, कल से आप व्यायाम करेंगे और व्यायाम का फोटो वीडियो आप रखेंगे ग्रुप में, दूसरों को भी मोटिवेट करेंगे। दूसरी एक बात ये रही कि आप अच्छी पुस्तकें जो पढ़ते हैं वो पुस्तकों का लिस्ट भी आप ग्रुप में शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कुछ बात करता हूं। अब जैसे कि हमने अपने मन के अनुशासन और शारीरिक अनुशासन के लिए बात कर ली है, बट साथ में हमें प्रतिबद्धता समझना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी कार्य के लिए, अपने जीवन कार्य के लिए प्रतिबद्ध नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे सपने होते हुए भी हम पूरे नहीं कर पाते। उसका एक ही मतलब है कि हमारे जीवन से प्रतिबद्धता गायब है, कमिटमेंट गायब है। तो पहले प्रतिबद्धता का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। तो प्रतिबद्धता किसी कार्य के प्रति समर्पित होने अथवा कार्य के प्रति वचनबद्ध होने को कहा जा सकता है। अपने कार्य के प्रति किसी व्यक्ति के समर्पित होने की पूर्ण इच्छा शक्ति एवं विश्वास प्रदर्शित करने की भावना को प्रतिबद्धता कहते हैं। एक प्रतिबद्ध व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने कार्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है एवं अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर का प्रयास करता है। वह अपने कार्य को नैतिक दायित्व की भावना से देखता है तथा यह मानता है कि उसका अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होना उसका आवश्यक है। ये एकदम सही और सटीक रूप से ये बातें प्रतिबद्धता के लिए लिखी गई है। और ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं करते, कई बातों में हम प्रतिबद्ध होते ही है। अब जैसे कि मैं आज के बारे में बात कर लूं तो मानसी जैन शाह जी और जो थे शिवानी जी और वो, तो एकदम 7:25 को डॉट आज वो जुड़ गए थे। तो मैं आप लोगों को लिए तालियां बजाता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि आप समय से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हमें अपना प्रतिबद्ध, अगर मुझे भी कोई कार्यक्रम में जाना है और वो कार्यक्रम के लिए हम लोगों को प्रतिबद्ध नहीं देख पाते हैं, तो फिर जो कार्यक्रम कर रहा है उसका हौसला भी थोड़ा ढीला हो जाता है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है।
हमारे बच्चे क्लास में बैठे हैं और क्लास में आने का टाइम उनका 8 बजे का है और हम 8:15 को पहुंचते हैं और बच्चे राह देखते हैं ना, तो उनका जो आपको देखने का और आपके साथ पढ़ाई करने का जो मोटिवेशन होता है ना, वो कम हो जाता है। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ? आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मेरे शिक्षक मित्रों? तो प्रतिबद्ध होना बहुत आवश्यक है और हम देख पाते हैं कि हम भी कितने रोल में प्रतिबद्ध रहते हैं। धन्यवाद, सबने आंसर दिया उसके लिए चैट बॉक्स के माध्यम से। तो आपको ये प्रतिबद्धता को पूरा समझना है, अपने जीवन में देखना है और इस व्याख्या को भी देखना है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग प्रतिबद्ध नहीं है, आप भी कुछ एक कार्य के लिए जरूर प्रतिबद्ध होते ही है। जैसे कि माँ अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होती है, वो रात को 2 बजे भी उसके लिए सेवा करेगी। कुदरत ने ऐसा संबंध बनाया है जहां प्रतिबद्धता दिखती है, ठीक है। फिर जो सैनिक होता है, जो सरहद पे होता है ना, वो पूरा देश के प्रति समर्पित होता है। अगर वो प्रतिबद्ध नहीं रहता है तो मुश्किल ही हम सबको आ सकती है, क्योंकि उसका प्रतिबद्ध रहना ही देश की सुरक्षा है। तो हम उसके ऊपर बात भी करते हैं आपसे। तो हमारे जीवन में हम कहाँ-कहाँ देख पाते हैं प्रतिबद्धता? तो मैं यहाँ कुछ एक पिक्चर्स आप लोगों के लिए रख रहा हूँ। तो हम खुद से अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, है ना? अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छा स्कोर करना है, मेरिट में आना है, तो उसके लिए हम सुबह 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, 3 बजे उठ के पढ़ते हैं, पूरी रात-रात पढ़ते हैं, क्योंकि अच्छे मार्क्स लें। तो वहाँ हमें अपनी प्रतिबद्धता दिखती है, क्योंकि हमारे लक्ष्य को हासिल करना है और वो लक्ष्य हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर माता-पिता और बच्चों की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि माता-पिता बच्चों के लिए उनकी परवरिश में पूरे प्रतिबद्ध होते हैं। मतलब अपना पूरा न्योछावर कर देते हैं, इतनी उनकी तैयारी होती है। फिर पति-पत्नी का जो संबंध होता है, वो भी एक-दूसरे की प्रतिबद्धता के ऊपर चलता है। पति को पत्नी पे भरोसा होता है, पत्नी को पति पे भरोसा होता है, चाहे सुख हो, दुःख हो, एक-दूसरे में दोनों स्थिति में एक-दूसरे का साथ देना है, एक-दूसरे की एक-दूसरे के भले के लिए काम करना है, वो एक प्रतिबद्धता के रूप से आता है। फिर छात्र-अध्यापक का अगर हम संबंध देखें, तो अध्यापक छात्रों में जो अच्छा है और वो जो अच्छा कर सकता है, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हमता उसकी देख पाते हैं, उसको मोटिवेट करता है, उसके प्रश्नों जो होते हैं उसको सॉल्व करता है, उसको बार-बार बुलाता है, उसको समझाता है, जब भी ज़रूरत पड़े उसके साथ खड़ा रहता है, तो वो भी होता है। माता-पिता और बच्चे में भी ऐसा होता है। फिर ग्राहक विक्रेता होता है, तो हमारे वहाँ कैसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अब जैसे कि हम कोई क्वालिटी के लिए बात करें कि भई अच्छी कंपनी को अगर हमें नाम लेना है, तो हम सब कहते हैं कि टाटा, है ना? तो टाटा कंपनी का नाम लिया तो वो प्रतिबद्ध है अपनी प्रोडक्ट के लिए, अपने ग्राहक के संतोष के लिए। तो वो हम आँख बंद के भरोसा करके उनसे प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि टाटा का प्रोडक्ट है, तो हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ हो सकती है। फिर एम्प्लॉयी और कर्मचारी, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है और कर्मचारी, तो उसमें भी वो देखता है कि भई अगर मैं कर्मचारी के रूप में पूरी प्रतिबद्धता से काम करता हूँ, तो मेरा एम्प्लॉयर भी, मेरी कंपनी आगे बढ़ती है और एम्प्लॉयर भी हमें कुछ और ज़्यादा हेल्प कर सकता है। फिर दोस्तों में हम देख सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को दिए हुए वचन को निभाते हैं। तो ये सारे संबंध है जहाँ पे हम प्रतिबद्धता हमारे जीवन में देख पाते हैं। सही कह रहा हूँ या नहीं? यस और नो? आप मानते हैं कि ये सब में हम प्रतिबद्धता देख पाते हैं? इसमें देश का जवान भी आ जाएगा, है ना? बढ़िया। यस, बढ़िया शशांक जी, मानसी जी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ये सारे संबंध ऐसे हैं। देखो अब मैंने आज आप लोगों के साथ इस बात के ऊपर गौर करने के लिए कहा है। अब आप अपने सारे संबंध इस भूमिका में देखना, अपने माता-पिता को देखना, तो आप देखेंगे कि हाँ, हम छोटे थे और कितनी प्रतिबद्धता से वो हमारे भले के लिए लगे हुए हैं। ठीक है? हम अपने लक्ष्य के लिए जब पढ़ाई करते हैं तो कितने प्रतिबद्ध होते हैं, है ना? हमारे सर, टीचर, हमारे दोस्त, तो हम खुद को भी उसमें देख पाते हैं कि हाँ, ऐसा हम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। तो प्रतिबद्ध हम कब होते हैं, वो भी एक बार समझ लें। तो जब हम प्रतिबद्ध होते हैं ना, तो इतनी जो गुण है,
जब हम अपने खुद के साथ और संबंधों में इन सब गुणों को जीते हैं तो हम उस संबंध के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। मतलब कि हम पूरी सभानता के साथ किसी भी व्यक्ति के साथ जब अगर हम अपने पैर पे खड़े हो गए खुद, तो वो आत्मनिर्भर हो गया, मतलब हम खुद के लिए प्रतिबद्ध हो गए। हमारे माँ बाप की वो बूढ़े हो गए हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो वो कर्तव्य का बोध है, माँ बाप के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, वो दिख रहा है। हम किसी कोई भी व्यक्ति हम पे भरोसा कर सकता है तो वो चीज के लिए हम प्रतिबद्ध है ऐसा साबित होता है। ठीक है ना? मतलब हम कह सकते हैं कि भाई फौज का जो जवान है उसके ऊपर पूरा विश्वास है, वो देश का कभी बुरा नहीं चाहेगा, तो वो विश्वास है, तो वो प्रतिबद्ध है। फिर जहां भी सच्चाई से बात करनी है और हम जिनको भी याद करते हैं कि भाई हाँ सच के लिए इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, तो वो व्यक्ति वो सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी प्रतिष्ठा, जो मेहनत करके प्रतिष्ठा बनाई है समाज में और वो प्रतिष्ठा के कारण बहुत सारे काम हो रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो वो प्रतिष्ठा प्रतिबद्धता की निशानी है। चरित्र है ना, पूरे चरित्र के साथ हम अपने जीवन को जीते हैं, हमारा चारित्र जो है वो एकदम मजबूत है, तो लोग हमारी मिसाल देते हैं, तो उसका कारण है प्रतिबद्ध है। जैसे कि हम महात्मा गांधी जी की बात कर ले, सुभाष चंद्र बोस की बात कर ले, भगत सिंह की बात कर ले, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ले, कि भाई देश के लिए उनका चरित्र है मजबूत। इसी तरह स्थिरता है, अखंडता, देखभाल, है ना। स्थिरता मतलब डटे रहना, चाहे कोई भी मुश्किल ही आ जाए डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। अखंडता मतलब मतलब टूटते नहीं है, जुड़े रहते हैं। तो ये सब प्रतिबद्धता के अलग अलग फीलिंग्स है, अलग अलग एहसास है जिसको हम देख सकते हैं। तो देखभाल हो गया, मैंने माँ बाप की आपको बात करी, वफादारी हो गई। तो हम देखते ही है कि हमारे गांव में भी ऐसे होते हैं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारे वहाँ काम करते हैं, इतने वफादार होते हैं कि हमें कुछ भी नुकसान नहीं करने देते, तो वो प्रतिबद्धता की निशानी। चलिए बढ़िया, क्लियर हो रहा है सबको? और आपको भी अपने अपने आप में ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो मैं अपनी भूमिकाओं में कहाँ कहाँ अपनी प्रतिबद्धता देख पाता हूं, तो ये सवाल आपको करना है खुद को, और ये आपका एक होमवर्क भी रहेगा कि एक व्यक्ति के रूप में आप कहाँ प्रतिबद्धता देख पा रहे हो, आप कहाँ प्रतिबद्ध है अपने गोल के लिए, क्या गोल है वो आप स्पष्ट कर लीजिए। नागरिक के रूप में, एक नागरिक के रूप में आप अपने गांव के लिए कितने प्रतिबद्ध है, कौन सी बातों में प्रतिबद्ध है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। एक माता की भूमिका में, ज्यादातर महिला यहाँ है, तो माता की भूमिका में, बेटे की भूमिका में, बहन की भूमिका में, ये सब हम देख सकते हैं। शिक्षक की भूमिका में, दोस्त की, यानी बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों को देखना है कि भाई हम इसमें कितने कहाँ कहाँ प्रतिबद्ध है, और हमारा एक नेचुरल ही हमारा एक रिस्पॉन्स आ जाता है वो कार्य को करने के लिए, वो संबंध को निभाने के लिए। फिर दोस्त के रूप में, बहू के रूप में, पति पत्नी के रूप में, तो आपको अपने आप को ये चेक करना है और आईना अपना दिखाना है, ठीक है। तो ये एक बात है जो आपको नोट करनी है अपनी डायरी में कि मैं अपनी भूमिकाओं में कहाँ कहाँ अपनी प्रतिबद्धता देख पाता हूँ। मैं ये स्लाइड आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगा जिससे आपको क्लियर होगा और आप उसके ऊपर अपना काम कर पाएंगे। मैंने आगे जो समझाया और फिर ये स्लाइड शेयर कर रहा हूं, तो आपको क्लियर हुआ कि करना क्या है, यस और नो मेरे शिक्षक मित्रों? सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं? ओके, संकल्प जी, संगीता जी, प्रज्ञा जी, शशांक जी, ओके। बाकी ओके, सुनीता जी, सुचित जी, मानसी जी, ओके। ओके रितु जी, सजल जी, यस, बढ़िया। चलिए आप लोग आंसर दे रहे हैं चैट बॉक्स में, अच्छी बात है। कहीं भी कुछ भी ऐसा लगे कि सवाल है तो मुझे रोक दीजिए और पूछ लीजिए, क्योंकि ये बातें करते हुए ही आगे बढ़ने का विषय है। तो हम अपनी भूमिका में अपने आप को कहाँ कहाँ प्रतिबद्ध देख पाते हैं वो हमें चेक करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है, डायरी में, ओके। अब खुद की प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो ये एक चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है कि हमेशा अपने आप को, जो इंसान प्रतिबद्ध होता है ना वो स्वयं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। अपने आप को हमेशा स्वस्थ और तरोताजा रखता है।
तो स्वस्थ रहने के लिए सुबह शारीरिक अनुशासन, मन का अनुशासन करना है, योगासन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, बहुत जरूरी है। अपने लिए कुछ नियम बनाता है और उसका अनुसरण करता है। जो भी नियम अपने खुद के लिए बनाता है उसको वो लिख लेता है, फिर उसको फॉलो करता है। समय को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अपने रूटीन जैसा उसने तय किया है वो रूटीन को वो फॉलो करता है, क्योंकि वो रूटीन के साथ उसका लक्ष्य जुड़ा हुआ है। कंफर्ट जोन मतलब जो चीजें आसान है उसको ही वो नहीं करता है, वो जो कठिन है वो कार्य भी करने के लिए तैयार होता है। तो कंफर्ट जोन में है ना, अब वहां तो सर्दी चल रही है, तो सर्दी में तो सुबह सुबह बहुत गहरी नींद आती है और बहुत अच्छा लगता है। अगर सुबह सुबह मैं आप लोगों को घूमने के लिए बोलता हूँ तो आप थोड़ा ये भी सोचेंगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, आप ये ठंड में यहाँ आइए तो पता चलेगा कितनी ठंड है, आप हमें घूमने की और शारीरिक व्यायाम करने की बात कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को तैयार करना है कि भाई ये अगर हमारा कंफर्ट जोन है तो वो कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलेंगे और अपने शारीरिक अनुशासन के लिए, मन के अनुशासन के लिए अपनी सेहत के ऊपर ध्यान रखेंगे। नए नए गोल्स बनाने हैं, मतलब जैसे जैसे गोल सॉरी जैसे जैसे आपके लक्ष्य पूरे होते जाते हैं तो आपको नए लक्ष्य बनाने हैं और वो नए लक्ष्य को भी पूरा करते जाना है। तभी आपको नया कुछ करने का हौसला मिलेगा। संतोष मानेंगे तो होगा ये कि भाई अब नहीं है, चलो अपना लक्ष्य पूरा हो गया, अब बढ़िया है। तो नए नए लक्ष्य बनाते रहना है, सकारात्मक सोच रखनी है और प्रयास करते रहना है। ये बहुत जरूरी है। हमने पिछली बार आत्मविश्वास में देखा था कि हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है और आत्मविश्वास सकारात्मक सोच से ही आता है ज्यादा। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? प्रतिबद्धता बढ़ाने की जो दवाई है वो ले लेंगे आप लोग अपने हिसाब से। कोई सवाल है इसमें? देखो होगा ये कि ये सब आप पढ़ते हैं ना तो आपको थोड़ा आलस आएगा, है ना। सर आप म्यूट हो गए। हाँ ओके। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल बराबर। हाँ, तो सकारात्मक सोच रखे और प्रयास करते रहना है। तो ये 7 मुद्दे हैं और इसके लिए आपको अगर कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन? देखो होगा ये कि आलस आएगी, है ना। अगर नहीं करते हैं ना तो ये सारी चीजें करने में आलस आएगी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी यही रहनी चाहिए कि आलस्य का त्याग हो, है ना। कर लेंगे, अभी ठंड चल रही है तो सुबह आंख भी खुल जाएगी, फिर बोलेंगे कि चलो कल सुबह से करेंगे व्यायाम, आज नहीं करते। फिर कल भी ऐसा होगा, फिर परसों भी ऐसा होगा। तो अपने आप को कमिटमेंट देना है, प्रतिबद्धता दिखानी है कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कमिटेड हूं और मैं ये करूंगा। अपने आप को उल्लू नहीं बनाना है, ठीक है। क्लियर हुआ? यस और नो शिक्षक मित्रों? अपने आप को उल्लू नहीं बनाना है। चलिए बढ़िया, ओके। और साथ में कोई सवाल है तो तुरंत कर ले, क्योंकि जी प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए इतना कार्य तो हमें करना ही है। हाँ नीरज जी क्या कह रहे थे? जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि अपने आप को उल्लू नहीं बनाना है, क्योंकि अगर हम समय का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वह अपने आप को उल्लू बनाने ही बराबर है। तो यदि किसी के लिए कोई डाउट हो या कोई जिज्ञासा हो तो बिल्कुल इस समय का सदुपयोग करें और अपने डाउट, अपने जो विचार हैं या कोई जिज्ञासा है तो वो आप अनम्यूट करके जरूर से पूछें। चैट बॉक्स में भी आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि यह अवसर है हमारे लिए और आपके लिए। तो हम जितना इसका उपयोग करें और हमारे लिए ही बेहतर है। तो बहुत यदि सही है। किसी भी टॉपिक पर कोई समझ नहीं आ रहा है आपके लिए तो जरूर से अपने डाउट को सॉल्यूशन करें। देखो मुझे खुश करने के लिए यस कहना नहीं है, जैसे नीरज जी बता रहे हैं, या नीरज जी को भी खुश करने के लिए यस नहीं कहना है कि हाँ हमें समझ में आ रहा है। आप तुरंत सवाल कर ले कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा है, ये समझाइए आप, ठीक है। क्योंकि हम सब देखिए
जीवन में आगे बढ़ने का एक सही तरीका यही है कि आप सवाल पूछते रहे, प्रश्न पूछते रहे, वाई, क्यों, शा माटे। जब तक ये प्रश्न हम पूछते नहीं है ना, तब तक हम अपने आप को बैकआउट करते हैं। तो ये आप बिल्कुल मन से ऐसा रखें कि भाई क्लियर है, हम पूछ सकते हैं। और मैं आपको आपके सवालों को मैं इनवाइट करता हूं, मतलब आप रखिए सवाल, हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे। है, मुझसे डर लग रहा है क्या शिक्षक मित्रों? मेरे माथे पे 2 सींग है क्या, ऐसा है कुछ? मैं डरावना व्यक्ति हूं? मुझसे सवाल पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है? आप बताइए। जी बिल्कुल, सभी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपसे सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन एक संकोच है। हाँ, तो देखो वो हमने उसमें पूछ नहीं आत्मविश्वास के सत्र पाते हैं में, बात। हाँ, आत्मविश्वास के सत्र में हमने ये बात की थी कि ये जो संकोच है ना, ये संकोच हमें बहुत पीछे कर देता है। तो हम कोई ऐसी बात नहीं करनी है, कर रहे हैं जिसमें हमें संकोच हो। ये हमारे जीवन की बात है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की बात है। हमें अच्छी जिंदगी एकदम पूरे उत्साह के साथ, समग्रता के साथ, सारी सुविधाओं को जीते हुए, निभाते हुए हमें जीना है। तो इसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप पूछ सकते हैं हमें प्रश्न। जी, शशांक जी ने एक क्वेश्चन किया है चैट बॉक्स में कि गोल कंप्लीट हाँ नहीं हो पाता है। हाँ, मैं समय अनुसार के ऊपर आ ही रहा हूँ शशांक जी, तो अभी हम उसके ऊपर ही बात करते हैं। और भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप शिक्षक में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और इन बिटवीन भी आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लेना। बहुत बढ़िया। तो शशांक जी आपके सवाल के ऊपर ही आ रहे हैं, तो समय प्रबंधन के ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। समय प्रबंधन क्या है? तो समय कभी गुजरता नहीं है ना? समय हमारे जीवन से गुजर जाता है, ये चीज हमें ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमें हमें ध्यान में क्या रखना है कि समय पहले था, अब आज है और फ्यूचर में ही रहेगा। हम आए हैं, हम इस धरती पे आए हैं कुछ समय के लिए। तो उस जितने समय इस धरती पे, उस समय में हमें समय का उपयोग कर लेना है अपने लिए। बाकी समय रहने वाला है, ठीक है, हम गुजर जाएंगे, बट समय हमेशा रहेगा। तो समय को कैसे प्लान करना है, इसकी चर्चा हम यहाँ पे आपसे करेंगे। ठीक है, तो समय प्रबंधन करना यानी स्वयं का प्रबंधन करना, खुद का। मतलब समय, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, हमेशा सेल्फ मैनेजमेंट होता है, खुद का मैनेजमेंट होता है। हम हम लोगों से सुनते हैं यार टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम है, आपने अपना स्वयं का मैनेजमेंट नहीं किया है, इसीलिए आपके पास टाइम नहीं। तो आप देख लीजिए कि किसी भी देश के बड़े से बड़े प्रधानमंत्री या व्यक्ति के पास 24 घंटे ही होते हैं। यस और नो? 24 आवर्स ही होते हैं ना, तो वो सारे कार्य करते ही है ना, है कि नहीं? तो हमें, हमारे पास भी उतना ही समय है, बट हम खुद का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, इसीलिए फिर समय नहीं रहता है। अब खुद का मैनेजमेंट करने में क्या क्या बातें आती है? एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम खुद मन के अनुशासन में नहीं रहते। जो मन के अनुशासन में रहते हैं ना, वो समय, खुद का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मन के अनुशासन में क्या क्या बातें आती है? एक तो हमने देखा कि गलत बातें जो है, जो हमारा समय खा जाती है, उनसे हमें दूर रहना है। मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना? समय प्रबंधन क्यों जरूरी है, तो उसके लिए भी हम देख लें, है ना? समय प्रबंधन करना यानी कि जीवन की हर घटना को अवसर में बदल लेना। तो बहुत सारी घटनाएं होती है। अब मान लीजिए कि आप आप बस पकड़ने के लिए घर से निकल रहे हैं, और बस पकड़ने के पकड़ने के लिए निकलते हैं। उसी समय होता यह है कि आप बस स्टैंड पहुंचते हैं और बस 2 मिनट पहले चली जाती है। अब आप क्या करेंगे? तो भाई समय, आपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, तो अभी आपको खुद तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो या आप किसी से लिफ्ट ले लेंगे, या फिर किसी की कोई पर्सनल व्हीकल हायर कर लेंगे, प्राइवेट व्हीकल हायर कर लेंगे, इसी तरह से जाएंगे। तो जब हम खुद का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम वो अवसरों को पूरे नहीं कर पाते, अवसरों को जी नहीं पाते, ले नहीं पाते। तो
समय प्रबंधन में सबसे बड़ी बात यह है कि खुद की जरूरतों को पहले समझना, खुद के लक्ष्य को तय करना, है ना। ज्यादातर क्या होता है कि समय प्रबंधन नहीं होता है तो आग लगने पर कुआं खोदा ऐसा होता है कि अरे पेट्रोल खाली हो जाएगा, है ना। गाड़ी लेके जाते हैं, अरे पेट्रोल का जो काटा है वो तो बहुत कम है, साइकिल में हवा नहीं भराई है, अब मैं कहाँ तक जाऊंगा। या फिर हम एकदम 1-2 मिनट पहले ही निकलते हैं किसी के वहां पहुंचने में या स्कूल जाने में, तो फिर होता क्या है कि दौड़ के जाना पड़ता है, भाग के जाना पड़ता है। और जब ऐसा हम करते हैं तो घर पे कुछ चीजें भूल जाते हैं, फिर वहां जाके याद आता है अरे ये जरूरी था, ये तो घर पे रह गया। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्वयं का मैनेजमेंट नहीं किया है, समय प्रबंधन नहीं किया है खुद का। तो हमें समझना ये है कि समय प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं बल्कि अवसर केंद्रित हो जाता है। तो वो कैसे होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखो, हमारा समय जो होता है ना वो 4 भागों में हम उसका 4 भागों में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एक चार्ट मैंने यहाँ बनाया है। एक में लिखा है कि तुरंत करने वाले कार्य, और वाई एक्स एक्सिस पे लिखा है तुरंत करने वाले कार्य, वाई एक्सिस पे लिखा है महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि जो महत्वपूर्ण है और तुरंत करने वाले हैं, तो वो कार्य ऐसे है कि जिसको जल्दी ही निपटाना पड़ता है ना। अगर वो नहीं निपटाते हैं, मतलब होता क्या है कि वो कटोकटी आ जाती है। कटोकटी आ जाती है मतलब कि मान लीजिए कि डॉक्टर ने आपको बोला है कि भाई अभी आपको डायबिटीज हो गया है, तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, बरोबर है। और आप क्या कहते हैं कि अरे ठीक है यार, अब डायबिटीज तो सबको होता है, अपने दवाई नहीं लेते, अपने तो मिठाई खाना चालू रखते हैं। तो हुआ क्या कि डायबिटीज क्यों हुआ, तो डायबिटीज इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी सेहत का पहले से ध्यान नहीं रखा, और सेहत का ध्यान नहीं रखा इसलिए दवाई लेनी पड़ गई। अब दवाई नहीं लेंगे तो होगा क्या, और ज्यादा बीमार पड़ेंगे और अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा। फिर आ, बस पकड़नी है तो घर से 2 मिनट पहले ही निकलते हैं बस पकड़ने के लिए, तो होता क्या है कि दौड़ते हुए जाना पड़ता है और बस पकड़नी पड़ती है। या स्कूल में भी हम जाते हैं तो 2 मिनट 3 मिनट पहले निकलते हैं, तो होता क्या है कि पूरे रास्ते पे हड़बड़ी में रहते हैं कि कब पहुंचू कब पहुंचू कब पहुंचू। तो होता क्या है, उसमें एक्सीडेंट होने की भी संभावना है, कुछ भूल घर पे भूल जाने की भी संभावना है। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि करना तो है ही। अब जैसे कि आपके घर का लाइट बिल हो गया, मीटर बिल हो गया, तो आप नहीं भरोगे तो वो आके बिजली काट जाएगा। तो आप आखिरी तारीख तक वेट करते हैं, अरे भरवाएंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। तो ये सब करते, सब हम जब सोचते हैं तो फिर होता क्या है कि हमें दौड़ना पड़ता है। कार्य महत्वपूर्ण है और तुरंत करने वाले कार्य है, बट हम टालते हैं तो रह जाते हैं। तो बहुत समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे कितने सारे कार्य हैं जो हम अपने लिस्ट में हमने बनाए हुए हैं और जो हम तुरंत नहीं करते हैं और वेट करते हैं और फिर हम हड़बड़ी में रहते हैं। क्लियर हो रहा है ये बात मेरी, तुरंत करने वाले कार्यों के लिए मेरे शिक्षक मित्रों। फिर होता है महत्व दूसरा, तुरंत नहीं करने वाले कार्य। अब ऐसे कार्य, अब जैसे कि आज आप कसरत नहीं करेंगे तो चलेंगे क्योंकि आप जवान हैं, ठीक है, बट आप धीरे धीरे और मध्यम गति से भी इसको चालू रखते हैं ना, तो आपको फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। अभी आप यंग है, एकदम बढ़िया है, तंदुरुस्त है, मस्त है, तो चलेगा। ये श्रेणी 2 है, एक पहली श्रेणी में देखा, अब ये दूसरी श्रेणी में क्या है, संबंधों को निभाना, कसरत करना, योग करना, ठीक है, अपने करियर के लिए काम करना, पढ़ना, ये सारे दूसरी श्रेणी में कार्य है जो तुरंत नहीं करने हैं। बट आप अगर इसको धीरे धीरे करते रहते हैं तो आगे जाके आपको बहुत सारा फायदा होगा। तो ये होते हैं दूसरी श्रेणी के कार्य, जिसमें आ गया पढ़ाई, कसरत, संबंधों को निभाना, अपने दोस्त को पत्र लिखना, दूर रहता है बचपन के दोस्त को फोन करना, अपने शिक्षकों से बात करना, ये लंबी दूरी के कार्य है। फिर होता है ऐसे कार्य जो तुरंत करने वाले होते हैं बट महत्वपूर्ण नहीं होते, जैसे कि सबसे आसान क्या होता है, मोबाइल। वो तुरंत करने जैसा है ना, मतलब होता क्या है कि महत्वपूर्ण नहीं है बट हम तुरंत करते रहते हैं, मोबाइल को देखते रहते हैं, चलाते रहते हैं, टीवी को देखते रहते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम आईपीएल नहीं देखेंगे तो ये आईपीएल चलेगा ही नहीं। हमारी एग्जाम के समय पे भी हम एग्जाम को कम महत्व देते हैं, पहले आईपीएल देखनी है, मैच देखनी है। तो आपको आभास रहता है कि नहीं, ये चीजें मुझे बहुत करनी जरूरी है। आप अपने दोस्तों को मना नहीं कर सकते, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दोस्त का फोन आ गया तो आप क्या करते हैं,
अरे यार उसको बुरा लग जाएगा, कहाँ मना कर देता हूँ मैं। तो फिर आप उसके कारण भी आप उससे लंबी लंबी बातें करते हो और पढ़ाई छोड़ते हैं, तो महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये तीसरी श्रेणी में सबसे ज्यादा हमारा समय खराब हो जाता है हमारे आभास के कारण, मन के कारण। और चौथा जो है कि वो प्रवृत्तियां जो समय बर्बाद करती है, एक तो मोबाइल हो गया, दूसरों की निंदा करना हो गया, उथली करना हो गया, है ना, गप्पे मारना हो गया, पान के गल्ले पे जाके खड़े रहना हो गया, ये सारे कार्य क्या है कि जो आपका समय बर्बाद करती है और आप उसमें अपना समय गवा देते हो। तो ये चारों श्रेणी को समझना बहुत जरूरी है। पहला है तुरंत करने वाला, दूसरा है तुरंत नहीं करने वाला। उसमें सबसे इफेक्टिव जो होता है तुरंत नहीं करने वाले कार्य, बट महत्वपूर्ण है वो कार्य, उसको हमें लंबे समय के लिए करना है। मैं आपकी उसके लिए एक अलग से पूरी एक सीट मैं ग्रुप में रखूंगा इसी स्लाइड की। इसमें कुछ सवाल है आपके, मुझे बताइए। चार श्रेणी होती है, श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन और श्रेणी चार। श्रेणी एक में होता है बेहद जरूरी काम जो हमें करना ही है, पर अगर हम उसका प्लान नहीं करते हैं तो हम हड़बड़ी में आ जाते हैं, आग लगती है और कुआं खोदते हैं। श्रेणी दो के काम ऐसे होते हैं जो गुणात्मक परिवर्तन करता है, मतलब लंबी अवधि में हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है। छोटा छोटा रोज थोड़ा थोड़ा करें, रोज एक एक रुपया बचाते हैं तो हम देखते हैं कि 10 साल के बाद हम हमारे पास कितने पैसे हो जाते हैं। तो रोज एक रुपया बचाएंगे तो 10 साल के बाद बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो ये गुणात्मक परिवर्तन की बात है ना। महत्वपूर्ण है बट तुरंत नहीं करते हैं, तो छोटी छोटी इनकम बचाते हैं रकम। फिर महत्वपूर्ण नहीं है और तुरंत हम करते रहते हैं, तो दोस्त को मना नहीं कर सकते, ठीक है, मैं टीवी को देखना नहीं छोड़ सकते। तो ये सारे ऐसे काम है जो आपका समय भी खा जाता है, ठीक है। और आपको आभास ही लगता है, आभास मतलब आप उसके उसके भ्रम में रहते हैं कि ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। और समय बर्बाद करती है वैसी जो प्रवृत्तियां है जो तुरंत भी जरूरी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। वो होते हैं मोबाइल को चलाना, टीवी देखना, गप्पे मारना, कुथली करना, ये सब। चलिए, किसी का कोई मैसेज आया है? ओके, चलिए बढ़िया। अभी हम गोल्स के ऊपर बात करते हैं। तो समय प्रबंधक कैसे बने, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी भूमिकाएं हमें स्पष्ट करनी है, ठीक है। तो हम ऐसे भूमिका स्पष्ट करें कि मैं एक बेटा हूं, मैं एक शिक्षक हूं, ठीक है। और शिक्षक, अगर आप अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं वो भूमिका को स्पष्ट करें। शिक्षक है तो शिक्षक का लक्ष्य रखे कि शिक्षक के लक्ष्य में क्या क्या करना है, आपको कौन कौन सी डिग्री हासिल करनी है, कहाँ जाना है। तो लक्ष्य स्पष्ट किया तो फिर उसका शेड्यूलिंग करें कि कब तक अचीव करना है, कौन सी एग्जाम कब तक देनी है और कब तक उसको क्लियर करना है और उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी है, उसका पूरा शेड्यूलिंग बनाए। और फिर दिन में, हर दिन में उस शेड्यूल के हिसाब से क्या क्या करना है वो सारी चीजें आपको अपने लिए तैयार करनी है। तो पहले तो अपनी भूमिका स्पष्ट करें। अब स्वयं प्रबंधन के लिए मैंने अभी सिर्फ गोल सेटिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ कि भूमिकाओं में क्या होगा कि मैं एक शिक्षक हूँ या फिर मैं जो भी बनना चाहता हूँ, तो एक तो भूमिका स्पष्ट करे कि मैं ये करना चाहता हूँ। तो वो लक्ष्य स्पष्ट होगा, लक्ष्य स्पष्ट होगा तो वो लक्ष्य पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और शेड्यूल बनाने के बाद उसको हर दिन अपने कार्य में कैसे समावेश कर सकते हैं उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। इसमें कोई सवाल है आप लोगों के? चार मुद्दे दे दिए और एकदम स्पष्ट है भूमिका क्या है। एक एक एग्जांपल देता हूँ। सचिन को क्रिकेट खेलना था तो उसने अपनी भूमिका स्पष्ट बना ली थी कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है। या फिर मैं अपनी बात करूं कि मुझे अपने आप को एक ट्रेनर के रूप में तैयार करना था, मोटिवेटर के रूप में तैयार करना था। तो मैंने अपने लक्ष्य किस तरह से तैयार किए, तो मेरी भूमिका स्पष्ट थी कि मैं ये करूंगा, एक ट्रेनर बनूंगा, एक मोटिवेटर बनूंगा। और उसके लिए मैं कहाँ कहाँ काम करूंगा, तो मुझे छात्रों के लिए काम करना था तो मैंने स्कूलों की लिस्ट बनाई, स्कूलों में जाना शुरू किया, उनसे बात करनी शुरू की, कोर्स बनाना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया, वहां गया। फिर उसके हिसाब से मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ और अपनी ट्रेनिंग में जोड़ता रहता हूँ। तो इसी तरह आप भी अपनी स्वयं प्रबंधन की बात बना सकते हैं कि भाई आपकी भूमिका क्या है, लक्ष्य क्या है, शेड्यूलिंग कैसे करना है और हर दिन को अनुकूल कैसे करना है। क्लियर हो रहा है मेरे शिक्षक मित्रों? आया ना? पूछ लीजिए सवाल।
ओके, चल बढ़िया। तो समय प्रबंधन का तरीका, तो अब कैसे करें समय प्रबंधन? तो सबसे पहले है ना, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मतलब 10 साल के बाद हम क्या बनना चाहते हैं, अपने आप को कहाँ देखते हैं, वो एक बार पहले सोचें। अगर नहीं सोचा है तो सोचना शुरू कीजिए कि 2031 में अपने आप को हम कहाँ देखते हैं। ठीक है, वो चाहे जितना पैसा कमाना हो तो पैसे के स्वरूप में, जो पद हासिल करना हो तो पद के स्वरूप में, जो भी पाना चाहते हैं। फिर मध्यम, मतलब 10 साल में वहां है तो 5 साल में इसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगले 2-3 साल में क्या करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म प्लानिंग, महीनों में उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले 10 साल के बाद का देखना है कि 2031 में शशांक जी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, 2031 में संगीता जी अपने आप को कहाँ देख रही है। ठीक है, 2031 में प्रज्ञा जी अपने आप को कहाँ देख रही है, सूची जी जो है वो अपने आप को कहाँ देख रही है, संकल्प जी, मानसी जी, ठीक है, रितु जी, सुनीता जी। तो हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं वो पहले तय करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से फिर मध्यम अवधि की योजना बनाएंगे कि भाई, अब मान लीजिए कि आप ऐसा मानते हैं कि अगले 10 साल में मैं कोई स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता हूँ या फिर अपनी खुद की एकेडमी खोलना चाहता हूँ। तो फिर वो आपने लक्ष्य बनाया, तो वो लक्ष्य के हिसाब से आप मध्यम अवधि के लिए किस तरह से प्लान करेंगे, आपको नया क्या सीखना पड़ेगा, किस तरह के अनुभव लेने पड़ेंगे, किस तरह के छात्रों को सिखाना पड़ेगा, वो आपको तय करना है। फिर शॉर्ट टर्म प्लानिंग, तो महीनों में, मतलब 2022 पूरे 12 महीने में आप लोग क्या करेंगे। फिर उसको कार्यान्वित करने के लिए सप्ताह की योजना और उसके बाद हर दिन की योजना। ठीक है ना, तभी तो बनेगा ना। देखो हमारे, आप देख सकते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है, अब आप ये देखिए, वो पक्ष की हम बात नहीं करते हैं, बट आप देख सकते हैं कि वो जो भी कार्य करते हैं ना, वो प्लानिंग के साथ करते हैं। हर एक कार्य जो करते हैं वो ऐसा बताते हैं कि भाई जो भी काम हो रहा है वो विद इन द टाइम लिमिट हो रहा है। तो वो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड को पूरी दुनिया में कंट्रोल करना, तो वो प्लानिंग से हुआ है। अभी पूरी दुनिया में तो और ज्यादा फैल गया है, बट इंडिया में अभी भी कंट्रोल में है। तो उसका प्लानिंग कैसे हुआ, इतने सारे लोगों को कोविड की रसी देनी, वैक्सीनेशन करना, ये कितना बड़ा टास्क है। ठीक है, मैं कोई पक्ष के रूप में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक पद के रूप में बात कर रहा हूं। कोई भी कंपनी है, तो वो कोई भी कंपनी भी सफल कब होती है, जब वो प्लान करती है। तो कोई व्यक्ति भी होता है ना, वो प्लान करता है अपना जीवन। तो अपने अपने आप को अगले 10 साल में कहाँ देख रहे हैं, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यस और नो? हाँ, तो अगले 10 साल में हमें इस तरह से अपने आप को देखना है ना। अब ये हो गया, सवाल पूछ लिए खुद के, है ना। तो देखिए, मैं ये स्लाइड आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, और ग्रुप में शेयर करते हुए मैं आप लोगों को कुछ एक दो मुद्दे भी दूंगा। बट आप जब ये अपने आप से पूछेंगे ना, तो आप अपने लिए तैयार होंगे कि भाई आपको ये किस तरह से आगे जाना है और किस तरह से अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, चलिए, तो हो गया ये। अब बच्चों को अनुशासन में कैसे रखें। अब हम लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं। तो हम अनुशासन अपने, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अगर बड़ा अनुशासन में रहता है और बच्चा देखता है ना, तो वो सीखता है। तो सबसे पहली बात ये है, ये समझना जरूरी है कि मेरा आचरण ही मेरा अनुशासन है। तो बच्चों को अगर अनुशासन सिखाना है, तो पहले उसके सामने हमें इस रूप में रहना पड़ेगा, प्रकट रूप में रहना पड़ेगा कि हम अपने जीवन में अनुशासित है कि नहीं। बच्चा हमें देखता है। देखो, बच्चे की सीखने का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है बच्चों को सिखाने का, तो वो ये है कि बच्चे है ना, वो कभी सुनकर नहीं सीखते हैं, वो देखकर सीखते हैं। तो उनको वो जो दिखाई देता है ना, वही वो सीखता है। वो सुनकर, और आप बोलने से जितना आप उसको सिखाने का प्रयास करेंगे ना, वो नहीं सीखेगा। उसको जो दिखता है ना, उससे वो सीखेगा। तो अनुशासन अगर बच्चों को सिखाना है, तो हमें अपने आप को अनुशासन में रखना पड़ेगा, पहली बात। और बच्चों को अगर सिखाना है कुछ पर्टिकुलर बातें,
तो आपको उस बातों के लिए अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। जैसे कि समय पे आना, तो आप हमेशा समय पे आ जाते हैं तो बच्चे भी देखेंगे कि हमारे टीचर तो हमेशा समय पे आ जाते हैं, तो हम भी खुद समय पे चलते हैं। आप घर में अपने हर कार्य को समय से करते हैं तो बच्चे भी देखेंगे कि हाँ, ये कार्य हमेशा समय से घर में हो जाता है, तो वो भी उसको फॉलो करेंगे। तो ये जरूरी है कि हमारे आचरण से ही हम अनुशासन, पहली बात बच्चों को सिखाने के लिए। क्लियर हो रहा है ये मुद्दा, यस और नो मेरे शिक्षक मित्रों? है ना, हमारा आचरण जो होता है ना, उसी से बच्चे अनुशासन में रहते हैं। तो हमें देखते हैं और हमें सीखते हैं। दूसरी बात जो है, हाँ, पहले अटैचमेंट रखना है जरूरी। मतलब बच्चों के साथ आप अटैचमेंट रखें, है ना, यानी ऐसा माहौल बनाए कि बच्चे आपको देख के आपके पास आए, आपसे बात करें। अब होता क्या है कि हमारे वहां ज्यादातर ऐसा होता है कि बच्चों को टोकना और बच्चों को सूचनाएं देना ज्यादा होता है। तो बच्चे क्या है कि कुछ समय तक वो सहन करते हैं, फिर उनको लगता है कि अरे मैं जब भी जाता हूँ ये हमें टोक देते हैं, हमें सूचनाएं देते रहते हैं, हमें सीख देते रहते हैं, ये करो वो करो, ठीक करो आम करो। तो बच्चा क्या है कि फिर धीरे धीरे उसका अटैचमेंट कम होता है। तो उससे अटैचमेंट बढ़ाना जरूरी है। अगर अटैचमेंट है तो वो आप उससे आसानी से सब बातें कर सकते हैं। तो उसके लिए अटैचमेंट करने के लिए क्या करना है, उनसे कहानियां कहनी है, उनमें जो अच्छा है उसके लिए उसको मोटिवेट करना है, उसको शाबाशी देनी है, ठीक है, उससे अच्छे से पूरे सम्मान के साथ बच्चे से बात करनी है ना। उसको आप कह के भी बुला सकते हैं। देखो सबसे ज्यादा इग्नोर अगर हम इस दुनिया में कोई है ना, तो वो बच्चे हैं। बच्चे को हमने कभी गिनती में रखा नहीं है। बट आप मानिए कि बच्चे सब कुछ समझते हैं और देखते हैं, तो हमें उनको पूरा रिस्पेक्ट देके बात करना है, तो वो आपसे जुड़ेंगे और आपसे बात भी करेंगे, अपने मन की बात भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले उनको अनुशासन सिखाने के लिए उनके साथ अटैचमेंट रखना बहुत जरूरी है। और अटैचमेंट के बाद आप उनको कुछ बदलने के लिए या कुछ करने के लिए कहोगे तो वो करने के लिए भी तैयार होगा। तीसरा, अभी मैंने बताया कि बच्चों को छोटा ना समझे, है ना, उसको बड़े ही समझकर बात करें। ऐसा नहीं है कि ये छोटा है तो कुछ नहीं समझेगा। अरे वो आप देख सकते हो कि छोटा बच्चा होता है ना, वो उसको नहीं होता है ऐसा कुछ पता ही नहीं होता है। अगर आप बोलोगे कि ये जो ईंट है, पत्थर की जो मिट्टी की ईंट बनी है उसको तोड़ दो, तो वो तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। उसको ऐसा पता ही नहीं होता है कि ये नहीं होगा, उसको ऐसा है कि सब होता है। तो फिर उसको कभी छोटा ना समझे और उसको सम्मान देके बात करे। और फिर उसके हिसाब से उसको जो जरूरी है वो बात करे, जिससे उसका रिस्पेक्ट बढ़े। अच्छे कार्य के लिए उसकी प्रशंसा तुरंत करें। जैसे ही वो कोई अच्छा कार्य करते हैं तुरंत उसके पीछे जाए, उसकी पीठ के ऊपर आपको शाबाशी देनी है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। और वो आप उसको बताए कि तुमने ये कार्य ये तरीके से किया, ये बहुत अच्छा किया। तो वो तुरंत खुश हो जाएगा और वो आपसे जुड़ेगा। और उससे क्या होगा कि अनुशासन, मतलब स्कूल से आया, अपनी बैग उसने खुद लेके कपबोर्ड में रख दिया, अपने स्थान पे रख दी, और आपने उसको प्रशंसा की, बढ़िया। उसको लगेगा कि अरे ये काम मैं करता हूं तो मुझे प्रशंसा मिलती है, तो वो बार बार करे। तो जो अनुशासन सिखाना है, जो अच्छे कार्य वो करता है उसके लिए उसकी प्रशंसा करे। फिर साइलेंट होकर पूछे सवाल। अब होता क्या है कि हम ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे माँ बाप या शिक्षक, कई बार क्या होता है कि वो बच्चों के मालिक होते हैं, इस तरह से भी करते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं उसको, एकदम गुस्सा करके बात करते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं, चलो तू बता तुम्हारा नाम क्या है। ऐसे जब हम पूछते हैं ना तो वो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। तो वो सही भी बोलना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ नहीं जा पाता है, क्योंकि सर ने ही उसको घबरा दिया है, टीचर ने उसको घबरा दिया है। तो उसको जो भी पूछना है ना, साइलेंट होकर पूछे, ठीक है, शांति से पूछे। और उसको उसमें उसके मन में डर पैदा ना हो, इसका भी आप लोग ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी। नहीं तो बच्चा डर जाएगा तो परेशान हो जाएगा। फिर टाइम आउट का रूल याद रखें। मतलब आप अगर बच्चों को समय का पालन सिखाना चाहते हैं तो उसको है ना हमेशा टाइम दीजिए, है ना। देखो बेटा ये 30 मिनट है, 30 मिनट में आपको ये कार्य करना है, ठीक है। अगर 30 मिनट में ये कार्य नहीं हुआ है तो हम नहीं करेंगे, फिर ऐसा, फिर कल करेंगे। तो जैसे उसको पता चलेगा ना कि हाँ ये 30 मिनट के हिसाब से करना है, टाइम आज हो गया,
इतना गेम जो करनी है खेलनी है 30 मिनट खेलनी है तो 30 मिनट मोबाइल में, 15 मिनट मोबाइल में देखो, खेल लो, 15 मिनट हो गए फिर तुरंत ले लो और उसको बताओ कि 15 मिनट हो गए, चलो अब नियम का पालन। और आप भी करें तो वो देखेगा कि हाँ मम्मी भी करते हैं, पापा भी करते हैं, तो वो भी करेगा। तो अनुशासन हमेशा आचरण से आता है, वो भी देखता है तो वो करता है। तो ये हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं है कि वो रूल सिर्फ बच्चों को फॉलो करना है, वो हमें भी फॉलो करना है। नहीं तो बच्चा तो क्या है, सामने से सवाल करेगा, हाँ आप तो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे क्यों 15 मिनट कहते हैं, वो ऐसा करेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि टाइम आउट, अगर वो पढ़ाई भी कर रहा है तो उसका एक टाइम आउट होगा, उसका कुछ काम होगा उसका भी एक टाइम आउट होगा। और वो रूल आप थोड़ा घर में बनाना शुरू करेंगे तो वो रूल के हिसाब से वो काम करना भी शुरू करेगा। फिर एक बात जो सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उसकी पसंद जानकर उसको मोटिवेट करें, मतलब उसको जिसमें रुचि है उसके लिए उसको मोटिवेट किया जाए और उसको अच्छे से करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों को बहुत कुछ करवाते हैं, तो मतलब कई में क्या होता है कि उसकी रुचि नहीं होती है फिर भी उसको करना पड़ता है क्योंकि मम्मी पापा कह रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि उसकी जिसमें रुचि है उसी के लिए उसको मोटिवेट करें और वो अच्छे से करने के लिए उसको समय के साथ चलने के लिए बोले। फिर खोखली धमकियां ना दे, है ना। तो बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए उनको धमकियां नहीं देना है, डराना नहीं है ना। अब जैसे कि हम क्या करते हैं कि भाई उसको किस तरह से डराते हैं, है ना, कि जो अगर तुमने आज ये टास्क कंप्लीट नहीं किया ना तो मैं तुम्हें मोबाइल अब कभी नहीं दूंगी, या फिर अब मैं ये मोबाइल बाहर फेंक दूंगी, अपने ऑफिस में किसी को दे दूंगा, ऐसा। फिर हम उसको धमकी देके वो उस समय तो वो काम करवा लेते हैं, पर फिर वो देखता है कि ये बोलते हैं मम्मी पापा या फिर सर, बट फिर वो पालन नहीं करते हैं, तो उसको फिर 2-3 बार में पता चल जाता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं ना ये सिर्फ खोखली धमकियां है, ये एक्चुअली में कुछ करते नहीं। तो फिर वो भी प्रोग्राम इसी तरह से हो जाता है कि कई बार हम सीरियस भी बात बोलेंगे ना तो वो उसको लगेगा कि ये खोखला है, ये खोखली बातें है, ये कुछ ऐसा सर मम्मी पापा या सर करने वाले नहीं है, टीचर करने वाले नहीं। तो जो भी बोले ना वो सोच समझ के बोले और उसको करे। अगर हम नहीं करते हैं ना तो उनको पता चल जाता है कि ये खोखली है, हर बार ये ऐसी बात करते हैं फिर करते नहीं, है ना। तो ये बहुत, जैसे कि बच्चों को डराने के लिए क्या कहते हैं पता है, अभी तुम ये कर लो नहीं तो डॉक्टर के पास सुई लगवा दूंगी, ठीक है, ऐसी बात हम करते हैं। तो होता क्या है कि बच्चा पहले 1-2 बार तो घबरा जाता है कि नहीं करेंगे तो डॉक्टर के पास सुई लगवा देंगे, बट फिर देखता है कि वो नहीं किया, फिर भी उसको डॉक्टर के पास सुई लगवाने के लिए नहीं ले गए, तो उसको पता चल जाता है कि ये सब हवा की बात है, एक्चुअली में ये सब ऐसा करते नहीं। तो अनुशासन में लाने के लिए इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है और हमारा आचरण के ऊपर हमें ज्यादा फोकस रखना है। क्लियर हुआ मेरे शिक्षक मित्रों? यस और नो? हाँ, कोई सवाल? यस, शंकर जी, शशांक जी, सुनीता जी, संगीता जी, रितु जी, प्रज्ञा जी। हाँ, आपके सवाल है तो मुझे पूछे कोई, इसमें कुछ समझ में ना आया हो या फिर आज के सत्र में जो हमने बात की उसमें कुछ समझ में ना आया हो। ओके सुची जी, अनम्यूट करके सवाल पूछे, क्या समझ में नहीं आया या क्या सवाल हो रहे हैं मन में? तो मैं मान लूं कि आपको पूरा समझ में आ रहा है, यस और नो? चलिए, तो मैंने 2 वीडियो शेयर किए थे, वो वीडियो आप में से कितने लोगों ने देखे हैं? रेज योर हैंड। प्रज्ञा जी ने देखा है, संकल्प जी ने देखा है, ओके। चलिए, तो मैं अपनी स्क्रीन कुछ एक समय के लिए स्टॉप कर रहा हूं और आपसे ही बात करते हैं। चलिए, प्रज्ञा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और वीडियो के माध्यम से जो बात बताई थी वो शेयर कीजिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जी ने। सर, फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि जैसा अभी आपने बताया कि बच्चे देखकर ही सीखते हैं आचरण,
एवं रूल तो वैसे ही उस वीडियो में बताया गया था कि ऐसे रूल का बच्चों के सामने पालन करें जैसे जिससे वो आगे भी सीख पाए। बहुत बढ़िया। तो हमारे आचरण से ही बच्चे सीखते हैं, तो मैं ट्रैफिक रूल ब्रेक करूंगा तो बच्चा भी ब्रेक करेगा। ठीक है। और यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए हम संकल्प जी के पास भी चलते हेलो। हाँ हाँ, संकल्प जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ प्रीति जी, आपको भी पूछता हूँ, बोलिए जो संकल्प। आवाज आ रही है जी। तो फर्स्ट वीडियो हमने देखा था, जो माँ होती है वो बेटे का हौसला बढ़ाती है, और ऐसे ही हमने देखा है कि यदि आपने तो हमें बता दिया कि इससे अनुशासन, समयबद्धता और युक्तियुक्तता है। यदि आपने तो बता दिया, हम इसको कैसे तय करेंगे, वो करना हमारे लिए ही है। तो उसके लिए हाँ बताइए। मार्गदर्शन तो हर कोई दे देता है, लेकिन जो खुद को ही करना पड़ता है। यदि हम रास्ते पे चलते हैं अपनी मंजिल के लिए कुछ भी, तो चलना हमें ही पड़ेगा। रास्ता तो हमें हर कोई बता देता है कि आपको यहाँ से ले जाइए, यहाँ से मुड़ के, लेकिन जाना हमें स्वयं को ही है। यदि आपने बहुत बताया कि जो सुबह उठ के योगासन, आपने तो बता दिया, लेकिन करना स्वयं को ही है। यदि हमें स्वस्थ रहना है, हमें आगे बढ़ना है, तो करना भी हम ही को पड़ेगा। तो सफलता के 3 सूत्र एकदम क्लियर है, अनुशासन, प्रतिबद्धता और समयबद्धता। तो अगर आप ये जी जी, तीनों बहुत चीज करते हैं अच्छे से, पाते हैं, तो अपने आप सफलता आ जाएगी, सफलता फिर बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है। जी वही तो है। बढ़िया, बहुत अच्छे से संकल्प जी आपने बताया। हाँ प्रीति जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जी ने। सर मैंने फर्स्ट वीडियो देखी थी वो बॉम्बीटा की एड वाली, उसमें बताया कि कैसे डरना है, क्योंकि जब तक गिरोगे नहीं तब तक। नहीं, आपकी आवाज कट रही है प्रीति जी, वापिस बोलिए। और दूसरा प्रीति जी आपकी आवाज नेट कट रही है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा बोलिए बोलिए। फर्स्ट वाली जो बॉम्बे की वाली थी, तो उसमें बताया था कभी भी गिरने से डरना। नहीं प्रीति जी, आप ऐसा कीजिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए या फिर आप वीडियो बना के अपने ग्रुप में रख देना, क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल भी पहुंच नहीं रही है। शायद मैं बाकी लोगों को पूछता हूँ, आप जी लोगों को सर। सुनाई दे रही है प्रीति जी की आवाज? मुझे नहीं सुनाई दे रही थी। ओके, प्रज्ञा जी को भी नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, बढ़िया। ओके, संगीता जी ने भी नो बोला है। तो देखो, ये समझना जरूरी है कि दोनों वीडियो जो थे, अब वो बॉर्नवीटा वाली जो एड थी उसमें अगर हम देखें तो बच्चे का लक्ष्य क्लियर है कि उसको जिम्नास्टिक में आगे जाना है, और उसके लिए खुद को उसको अपने आप को क्या कहते हैं कि तैयार करना है। तो उसके लिए उसका जो भी शेड्यूल हो, लक्ष्य क्लियर है, भूमिका स्पष्ट है कि वो एथलीट बनना चाहता है, लक्ष्य क्लियर है कि उसमें आगे जाना है, शेड्यूल फॉलो कर रहा है, शेड्यूल बनाया है उसको फॉलो कर रहा है, थकता है, हार जाता है, फिर वो वापस फॉलो करता है। तो ये होता रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने तय कर लिया तो फिर उसमें निराश नहीं होंगे। कभी वो शेड्यूल बनने के बाद भी कई बार फॉलो नहीं होगा, ऐसा भी होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो करना नहीं है, क्योंकि शेड्यूल होगा तो हम वापस, जब भी हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा तो हम वापस वो शेड्यूल के ऊपर आ जाएंगे और फॉलो करेंगे। और हर एक व्यक्ति के, हर एक सफल और सार्थक इंसान के जीवन में ऐसा होता ही है कि वो शेड्यूल बनाता भी है और कई बार उसमें गिरता भी है। तो दैट इज परफेक्टली ओके। बट शेड्यूल बनाना जरूरी है, लक्ष्य तय करना जरूरी है, भूमिकाएं स्पष्ट करना जरूरी है, और फिर दिन में उस हिसाब से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो खुद को चेक करना चाहिए। और इसके लिए मन का अनुशासन सबसे इंपॉर्टेंट है। खुद को स्वस्थ रखना है, मन को स्वस्थ रखना है, योग प्राणायाम करना है, कसरत करनी है, घूमने जाना है, अच्छे अच्छे लोगों की संगत रखनी है, जैसे कि जेएसएस के साथ आप लोग जुड़े हैं। ये एक सबसे बढ़िया कार्य आपने किया है जैन शिक्षा समृद्धि के साथ जुड़ के।
क्योंकि इस माध्यम से ही हमें बहुत सारे नए इनपुट मिलेंगे अपने जीवन के लिए जो हमें आगे ले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको ध्यान भी रखना है और साथ में अच्छे संगीत को सुनना है, अच्छे लोगों से बात करनी है, प्रेरक लोगों से बात करनी है, उनकी किताबें पढ़नी है ना? वो पुस्तकों की एक लिस्ट बना के आपको ग्रुप में शेयर करनी है। बहुत काम आता है ये सब। क्लियर हो रहा है सबको? और दूसरा जो वीडियो था उसमें आपने देखा होगा कि किसने देखा है दूसरा वीडियो? प्रज्ञा जी ने देखा है? प्रज्ञा जी शेयर कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर उसमें उस वाली वीडियो में यही बताया जाता है कि जैसे अपन बच्चों के सामने आचरण करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए बच्चों के सामने अच्छा आचरण मतलब वैसे भी अच्छा आचरण रखना चाहिए, लेकिन बच्चों के सामने भी अच्छा आचरण करना चाहिए। एग्जैक्टली तो हमें हमेशा ऐसा मन में रखना चाहिए कि कोई भगवान का जो कैमरा है ना वो हमारे ऊपर फोकस है और वो कैमरा चल ही रहा है, ठीक है? वो हमें रिकॉर्डिंग कर रहा है हमारा, तो ये हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है? चलिए, आप लोगों के कोई सवाल हो सत्र के बारे में तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो। नियत कार्य में क्या क्या हम करेंगे वो देख लेते हैं। एक तो कल से हम योग, व्यायाम, घूमना जो भी हम कर रहे हैं अपने सेहत के लिए, उसका फोटो निकालना है, उसका वीडियो बनाना है, ग्रुप में रखना है। पुस्तकों की अच्छी लिस्ट, ठीक है? जो भी पुस्तकें आपने पढ़ी है जो आपको प्रोत्साहित करती है, अगर वो लिस्ट आपके पास है या फिर आपने पढ़ी हुई है तो वो पुस्तकों की सूची आपको ग्रुप में रखनी है। तीसरा, आप कहाँ-कहाँ अपने आप को प्रतिबद्ध देख पा रहे हैं, प्रतिबद्धता आपकी कहाँ-कहाँ है, कौन-कौन सी भूमिका में है, वो आपको बताना है। चौथा, खुद का टाइम टेबल बनाना है कि भाई आपका टाइम टेबल क्या है सुबह से शाम तक का और आप उसको किस तरह से फॉलो करते हैं, तो वो टाइम टेबल बनाना है। और जो 4 श्रेणी की मैंने बात की, तो कौन सी श्रेणी में सबसे ज्यादा समय आपका चला जाता है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर हुआ है ना? मैं स्क्रीन वापस शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जिसमें नियत कार्य मैंने लिखा हुआ है जो आपके अच्छे के लिए है। है ना? शारीरिक और मानसिक अनुशासन की गतिविधियां, ठीक है, जो आप कल से करने वाले हैं। आसपास किन किन लोगों को प्रतिबद्धता से जीते हुए देख पाते हैं और खुद को कहाँ देख पाते हैं, वो आपको लिखना है। खुद का समय पत्रक बनाना है आप लोगों को, ठीक है, और वो ग्रुप में रखना है। खुद का समय पत्रक बनाते हुए पुस्तकों की सूची मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट वो आपको लिखना है और वो भी आप ग्रुप में बनाएंगे, रखेंगे, है ना? ताकि सारे लोग, आपको लगता है कि दूसरे हमारे शिक्षक मित्र जो आज नहीं आए हैं वो इनको इस सत्र में आना चाहिए, हाँ या ना? ओके प्रज्ञा जी, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है? ओके संगीता जी, शशांक जी, ओके ओके सुनीता जी, सही है। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि ये सत्र का एक वीडियो छोटा सा बनाकर हम ग्रुप में डाल दें ताकि सबको पता चले कि भाई ये सेशन में हमने क्या सीखा और आपका भी एक रिवीजन हो जाएगा। सुचि जी सही कह रहा हूँ? सुचि जी सुन पा रहे हैं? हाँ, ठीक है। तो एक छोटा सा वीडियो आज के सत्र से क्या सीखा वो भी आप ग्रुप में डाल दें ताकि सब लोगों के पास पहुंचे, सब लोगों को हम बोले कि आप ये देखिए और आप अपना नियत कार्य भी करते हुए ग्रुप में रखिए तो बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना? चलिए बढ़िया, तो आप लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छी बात है और हम ऐसा इस बार करते हैं, है ना? मैं नीरज जी को इनवाइट करता हूँ। नीरज जी आप अपनी बात रखिए सत्र के विषय में और फिर हम प्रार्थना के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल सर। सबसे पहले मैं जो मौजूदा प्रशिक्षणार्थी हैं उन सबके लिए बधाई प्रेषित करूंगा कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं जहां हमें जाना है। क्या यूं कहें कि आप बिल्कुल उस पटरी पे आ चुके हैं
जहां आपको अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो जैसा कि आज का जो अपना सेशन था कि सफलता के 3 सूत्र, इसमें अनुशासन, समयबद्धता और प्रतिबद्धता, इन तीनों सूत्र को आज आपने इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से कैसे अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ इसका हमें उपयोग करना है, तो कैसे उपयोग करना है, ये सब आपने इस सेशन के माध्यम से सुना एवं समझे। आपके लिए बता दें कि जो ऑनलाइन वेबिनार से आप सभी जुड़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की प्रतिबद्धता ही है कि हमें सप्ताह में एक दिन मंगलवार को ज्वाइन करना है। तो इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आप सभी हैं कि आप वेबिनार के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं। तो हमें लगता है कि हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और आप भी इससे जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि तकनीकी नई है और काफ़ी सारे प्रशिक्षणार्थियों का ये अनुभव भी पहला होगा। तो थोड़ा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, टेक्निकल से जुड़ने की आवश्यकता है। जब आप प्रशिक्षण को प्रॉपर अटेंड करेंगे, तो आप स्वयं में ही अविश्वसनीय और कल्पनीय बदलाव आप स्वयं देखेंगे। इस वेबिनार से जुड़ने के बाद हमने क्या बदलाव आए हैं, और वह भी आप इसी सत्र में प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आज जो समयबद्धता का टॉपिक था, हालांकि टॉपिक तो सभी बेहतर थे, लेकिन जो समयबद्धता का टॉपिक था कि इसमें हमें किस कार्य को कब करना है, तो उस पैरामीटर को अगर आप सही से समझेंगे, तो एक शिकायत होती है ना हमें और आपको कि हमारे पास समय नहीं, तो वो शिकायत कभी नहीं होगी, क्योंकि हमें किस समय पे किस काम को क्या प्रायोरिटी देनी है, ये निर्धारित करना है और इस पैरामीटर के माध्यम से ही हम निर्धारित कर पाएँ। बाकी सभी प्रशिक्षणार्थियों को और हम अपने प्रशिक्षक व्यवस्था के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि जो लक्ष्य एवं निर्धारित आप सभी ने किए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए यह प्रशिक्षण आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ऐसी हमारी मंगल भावना है। और जैसा कि प्रशिक्षण समापन की पूर्व वंदना का वाचन होता है, तो मैं मानसी जैन साहबा उनको अनुरोध करूँगा कि वह अपने आप को अनम्यूट करके आज की वंदना का वाचन करेंगी। फैले प्रेम परस्पर जग में मोहि दूर ही रहा करो। आप प्रिय कटुके कटो सत्य नहीं कोई मुझसे कहा करो। बन कर सब युग वीर हृदय से दे सुनति रति रहा करो। बस्ती स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करो। बोलो महावीर भगवान की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। और आप सभी के लिए बता दें कि हमारा प्रशिक्षण प्रत्येक
मंगलवार को शाम को 7:30 बजे से होता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप उस दिन के लिए जो आपका डाटा है वो आप बचा के रखें, ताकि प्रशिक्षण के दौरान नेट संबंधी समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान यदि आपका तारतम्य टूटता है तो आगे के सेशन या मौजूदा सेशन की जो जानकारी है उसमें गैप आ जाता है। और समय का आप विशेष ध्यान रखें कि ठीक 7:30 बजे के पहले ही आप ज्वाइन कर लें, ताकि हमारे समय का सदुपयोग हो सके। हम आपसे पुनः अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ रूबरू होंगे। आपके लिए एक फीडबैक फॉर्म मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर द्वारा प्रेषित किया जाए, तो फीडबैक फॉर्म आप समय पर भरकर जरूर प्रेषित करें। अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक भेजें, अपने सुझाव भेजें, ताकि हम भी समय के अनुसार अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को अपडेट कर सकें। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय। मानसी जी कुछ कहना है आपको? मानसी जी का हैंड रेज है। हाँ यदि उनकी कोई प्रतिक्रिया है तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, मानसी जी को कुछ कहना है? अनम्यूट शायद कीजिए। हमें लगता है कि गलती से हो गया होगा। मानसी जी ऐसा हो तो नीरज जी को मैसेज कर दे, वो बोल रही है कुछ। आप अनम्यूट करें अपने आप को। जी सर। हाँ, आपको कुछ कहना है? नो सर। आप जय जिनेंद्र सभी को। हाँ, जय जी। चलिए, ओके।